गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका चैनल पे स्वागत है। आज हम जो व्याकरण का अंग था, प्रथम अंग जो था, उसे पढ़ने वाले हैं। प्रथम अंग को जो था आपका प्रथम अंग वो था वर्ण, उसे पढ़ेंगे। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखें और अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि इसी वीडियो में आपको अंत में या मध्य में कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाएगा, और जो सही रूप में नीचे कमेंट बॉक्स में सही उत्तर देगा उसका नाम अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं चैनल के ऊपर। तो शुरू करते हैं हम अपना पार्ट जो चल रहा है वर्ण, उसे शुरू करते हैं। उससे पहले हमारा एक नियम था कि हम सबसे पहले एक थॉट लेकर आने वाले हैं, विचार लेकर आने वाले हैं। तो आज का देखिएगा थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे स्वामी शंकराचार्य जी का है, स्वामी शंकराचार्य जी का, जिसमें सबसे उसने कहा कि सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है जो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो। क्या हो कि अपना मन सबसे बड़ा तीर्थ है अगर वो शुद्ध किया हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या, घृणा, जलन नहीं है, वो संपल रूप से शुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं है, वह मन सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होता है। और वही हमें अनेकों तीर्थों का पुण्य भी हमें देता है। तो अब शुरू करते हैं, चलो अपना टॉपिक वर्ण। वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण को अक्षर। अब जैसे ही हमने वर्ण को देखा तो हमें पता चलता कि वर्ण हमने देख लिया कि व्याकरण का अंग है, लेकिन जैसे ही हमने वर्ण को देखा तो हमें एक प्रश्न दिमाग के अंदर तुरंत आ जाता है कि वर्ण है वो आया कहाँ से, प्रथम अंग क्यों बना व्याकरण का, या भाषा का जो अंग व्याकरण था और उसका अंग जो वर्ण है सबसे पहले क्यों आया है, ये प्रश्न हमारे दिमाग में आ जाता है। और इसका जन्म की बात करें कि इसका जन्म कैसे हुआ, वर्ण का जन्म कैसे हुआ, ये भी प्रश्न हमारे दिमाग में अंदर आता है कि ये भी प्रश्न हमें झकझोरता है। तो सबसे पहले हमें इसके जन्म की बातें करते हैं कि इसका जन्म कहाँ से हुआ है। तो बता देता हूँ, वर्ण को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। वो क्या है? वो है आपकी ध्वनि। क्या पढ़नी पड़ेगी? ध्वनि। इस ध्वनि से ही इस वर्ण की उत्पत्ति हुई या जन्म हुआ है। अब ध्वनि के बगैर वर्ण का कोई अस्तित्व नहीं था और ना ही है। तो सबसे पहले बता देता हूं कि हम ध्वनि को पढ़ेंगे तो हम जान लेते हैं कि ध्वनि है क्या चीज़, कि ध्वनि क्या चीज़ है, ये जान लेते हैं कि ध्वनि क्या चीज़ है। तो बता देता हूं, ध्वनि जो है वो एक भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ध्वनि को किससे मानी जाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है ध्वनि को। ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब ध्वनि, अब जैसे में पता चल गया कि इससे इसकी जन्म हुआ है, फिर ध्वनि कहाँ से आई, ध्वनि कहाँ से, कैसे जन्म हुआ ध्वनि का, तो बता देता हूं। मुख्य रूप से इस प्रकृति में 5 तत्व हैं। क्या है? इस प्रकृति में मुख्य रूप से 5 तत्व हैं। जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों से इस प्रकृति में सब चीज बनी हुई है। तो उसी रूप में ध्वनि भी इन्हीं 5 तत्वों का मेल है, इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। मुख्य रूप से बात करूं, जो ध्वनि है, जो आपकी ध्वनि है, क्या है? ध्वनि वो हवा से बनी है। किससे बनी है? हवा, या एयर जिसे बोलते हैं आप, वाइन जिसे बोलते हैं आप, इससे ये ध्वनि की उत्पत्ति हुई है, ध्वनि का निर्माण हुआ है। अब बता, जैसे आपको पता चला कि एयर हवा से कैसे, हवा से इसका जन्म कैसे हो गया, ये तो असंभव बात है, लेकिन ये संभव है। ध्वनि हमेशा हवा से ही बनती है।
अब ध्वनि जैसे हवा से बननी शुरू होगी तो हमें पता चला कि हवा से बनी है, लेकिन हवा से बनी किस तरीके से है, तो चलो ये भी मैं बता देता हूँ कि हवा से कैसे बनी है। जब हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है, क्या करती है, गति करती है, चलती है, क्या है, चलती है। अब गति करती है, चलती है, तो उसमें उसके मध्य में, मध्य मतलब रास्ते के अंदर या बीच में, क्या है, रास्ते के अंदर जो टकराव आते हैं, क्या आती हैं, टकराव, क्या आते हैं, टकराव। अब जो टकराव आते हैं उन टकरावों के कारण ही ध्वनि का जन्म होता है। मतलब टकराहट, वायु जब किसी चीज को टकराती है तो हमें उसमें साउंड सुनाई देता है, हवा से ही ध्वनि की उत्पत्ति होती है। जैसे हम कई बार किसी ने तेज आवाज लगाई तो हम दूर है तो हमें सुनाई नहीं दे रहा, तो हम सुर से सुनने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके का हाथ लगाते हैं कि क्या बोल रहा है। अब क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो उसने मुख से हवा निकलती है, जो मुख से हवा निकलती है वो हमारे हाथों से टकराकर हमारे कान की तरफ मुड़ जाती है, हाथों से टकराकर कान की तरफ मुड़ जाती है और वो हमें सुनाई देती है। अब ये प्रश्न भी खोद रहा होगा कि हवा से ध्वनि कैसे बनी है, तो आप एक एक्सपीरियंस कीजिएगा। आप अपने मुख के आगे हाथ रखिएगा और उच्चारण करना या बोलना शुरू कीजिएगा। आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप बोलोगे तो आपके हाथों में हवा स्पर्श होगी। आप देख पाओगे कि आपके हाथ को कुछ ठंडा ठंडा लग रहा है। आपके हाथों को कौन छू रहा है, एक हवा छू रही है। क्या छू रही है, हवा छू रही है, वायु से छू रही है। अब उससे हमें पता चल गया कि हवा छू रही है। अब आप ये सोचते होगे कि हवा तो चलती है तो साई साई की आवाज आती है, फिर हम अलग अलग शब्द कैसे निकाल लेते हैं। अब ये मैं विस्तृत रूप से तो अगले वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं कि मैंने कहा कि हवा जब किसी से टकराती है तब ध्वनि आती है। अब हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे अंग हैं जिससे टकराकर हवा बाहर आती है और उसी से ध्वनि बनती है। अब सिंपल रूप से एक एग्जांपल और ले लूं। आपने कभी बांसुरी देखी होगी, क्या देखी होगी, बांसुरी इस तरीके की होती है। इसमें कुछ छिद्र भी होते हैं, क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, क्या होते हैं। अब छिद्र जो हैं, जैसे बांसुरी बजाने वाला यहाँ से हवा मारनी शुरू करता है, हवा भरनी शुरू करता है और धीरे धीरे जैसे जैसे वह हवा भरता है, हवा भरने के साथ साथ वो इन छिद्रों को क्या करता है, अपनी उंगलियों के सहारे बंद करता और कभी खोलता है, बंद करता है और कभी खोलता है उंगलियों के सहारे। अब बंद करता है, खोलता है, तब जैसे ही वह बंद करता है या खोलता है तो उससे क्या करता है, एक अलग अलग आवाज़ आती है। क्या आती है, अलग अलग ध्वनि सुनाई हमें देती है, अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है। अब क्यों देती है, क्योंकि उनके मध्य में, जैसे बात करूं कि बांसुरी के मध्य में जो रुकावटें आई, पहले तो उसने हवा में कितनी दूरी तय की, इतनी पहले छिद्र तक, फिर इस छिद्र को रोक दिया तो उसने अगले छिद्र तक जाने के लिए कुछ ज़्यादा दूरी तय की, फिर अगले छिद्र तक जाने के लिए उसने और ज़्यादा दूरी तय की, और फिर अगले तक जाने के लिए और ज़्यादा दूरी तय की। अब जो यहाँ से और यहाँ तक जाने में लगा समय भी और साथ में इसकी दूरी भी और साथ में इसे टकराने की स्थिति पर ये ध्वनि अलग अलग निकलती है। अब इस बांसुरी की तरह ही हमारे शरीर के अंदर होता है कि हमारा शरीर इसी बांसुरी की तरह ही काम करता है, तभी ये ध्वनि आती है। अब ध्वनि से हमें पता चल गया कि ध्वनि कहाँ से आती है। अब देखिएगा फिर वर्ण ध्वनि से कैसे बना। अब ध्वनि तो क्या है, एक मौखिक है, क्या है, ध्वनि मौखिक है, क्या है, मौखिक। हम मौखिक रूप से ध्वनि का प्रयोग करते हैं, हम बोलते हैं तभी दूसरे से हमें सुनाई देती है दूसरे की चीज़ें या हम उसे समझते हैं। लेकिन जब इस ध्वनि को, क्या है, जब इस
ध्वनि को हम सिंबल देते हैं या कहूँ चिन्ह देते हैं। अब ये चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। या कहूँ सिंपल रूप से कि ध्वनि के सांकेतिक चिन्ह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अब देखिएगा, हमें पता चल गया कि ध्वनि कैसे बनी, फिर हमने देख लिया वर्ण कैसे बना। अब ये बात भी दिमाग में आती है कि क्या वर्ण सारे एक ही होते हैं? क्या वर्ण सारे एक ही हैं? एक ही हैं? नहीं, एक नहीं है। उनका या तो कहूँ उच्चारण, या कहूँ जिस तरीके से बांसुरी के अलग अलग छिद्र हम रोकते हैं, उस तरीके से जो टकराहट जो होती है उसमें लगा जो समय है, या उसके स्थान जो हैं, प्रथम छिद्र है, द्वितीय है, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी, जो भी छिद्र हैं, उसी तरीके से वो उसमें लगा समय, स्थान और दूरी जो तय की है उसने, उसमें जो लगा है उसके कारण उसकी ध्वनि बदली है। उसी तरीके से ही हमारे शरीर के अंदर भी ध्वनियाँ परिवर्तित होती है और अलग अलग ध्वनियाँ निकलती है। तो ये जो जो अंग, या कहूँ कई बार बांसुरी वाला एक 3-4 छिद्र एक साथ बंद कर लेता है, उसी तरीके से हमारा शरीर से जो प्राणवायु कहूँ वो हमारे शरीर से जब बाहर आती है, बाहर आते समय अब जिस जिस अंग से वह टकराती है, क्या है? जिस जिस अंग से वह टकराती है। अब टकराते समय अब जिस अंग को टकरा कर ध्वनि निकली है ना, अब उसी के अनुरूप उसके हमने भेद मान लिए, या कहूँ उसमें जो समय लगा है, टाइमिंग जो उसकी है, क्या है? समय जो है, उस रूप में हम इसके भेद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? भेद कर देते हैं। अब भेद किस तरीके से करते हैं? जैसे मैं कहूँ वर्ण के भेद पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ण के भेद। वर्ण के भेद की वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं? तो देखिएगा, वर्ण को मुख्य रूप से देखें तो हमें 2 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में करते हैं? 2 भागों में। चलो हम आगे की स्लाइड में देख लेते हैं कि आगे क्या है। कि 2 भाग है जो आपके, एक तो है स्वर जिसे अंग्रेजी में वोवल भी बोलते हैं, एक होता है आपका व्यंजन जिसे अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। वोवल और कॉन्सोनेंट के रूप में 2 भेद होती हैं। तो चलिएगा आगे देखिएगा, इसकी डेफिनेशन देखिएगा पहले वर्ण की, कि वर्ण या अक्षर जिसे बोलते हैं आप, वर्ण या अक्षर जिसे बोलते हैं, कि वर्ण या अक्षर भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न हो उसके उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या मूल ध्वनि है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ये बात याद रख लेना, वर्ण के हमें टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, उसे और छोटा हमें नहीं कर सकते। तो ये क्या है? सबसे छोटी इकाई है। या सिंपल रूप से इसकी डेफिनेशन देखें तो नीचे लिखी हुई है, क्या है? कि ध्वनि के सांकेतिक चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। क्या है? ध्वनि का जो सांकेतिक चिन्ह, सांकेतिक समझ के ना, संकेत रूप में, कि हम प्रत्येक ध्वनि को एक अलग रूप से संकेत दे देते हैं और वही उसका चिन्ह, जो संकेत चिन्ह है, वही वर्ण कहलाता है। अब एक प्रत्येक ध्वनि का एक चिन्ह तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक ध्वनि का अलग अलग जिस तरीके की ध्वनि होगी उसे उसी रूप में सिंबल देना पड़ेगा, चिन्ह देना पड़ेगा। अब उसी रूप में जैसे हम चिन्ह देते हैं तो वही क्या होता है? हमारा वर्ण कहलाता है। जैसे नीचे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ए, ई, ए, कै और ख आदि, मतलब ये सारे क्या है? वर्ण हैं। क्या है? सारे वर्ण है। अगर पूछा जाए कि वर्ण की मुख्य संख्या कितनी है, मुख्य रूप से कितने होते हैं मुख्य रूप से वर्ण, तो याद रख लेना 44 होते हैं, 44, 44 कुल वर्ण होते हैं। अब देखिएगा वर्ण के भेद कितने होते हैं? मैंने कहा था 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक तो स्वर और एक व्यंजन। एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। अब स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33।
33 हैं। स्वर कितने हैं? कुल 11 और व्यंजन कितने हैं? 33। अब इन दोनों को समझ लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्यों बांटे हैं इन्हें अलग अलग वर्ण के भेद, ये स्वर और व्यंजन ही नाम क्यों दिए हमने। तो देखिएगा इन्हें समझते हैं। सबसे पहली बात तो बता देता हूं, स्वर जो है वो स्वतंत्र हैं। क्या है? स्वर स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं है। लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, ये बात याद रख लेना। सबसे बड़ी बात ये है, इन दोनों का अंतर क्या है कि जो स्वर जो हैं, जो स्वर हैं वो क्या हैं? स्वतंत्र। क्या हैं? स्वतंत्र हैं। और ये व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। अब जैसे ही आपने देखा कि स्वर स्वतंत्र हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, तो लेकिन फिर व्यंजन है किसके गुलाम? किसके गुलाम है व्यंजन? तो बता देता हूं, स्वर तो स्वतंत्र है ही, लेकिन इन्होंने अपना आधा हिस्सा इन व्यंजनों को भी दे दिया है। क्या दे दिया है? इन व्यंजनों को। तो व्यंजन क्या है? स्वर के अधीन है, बिना स्वर के उच्चारण नहीं हो सकते, स्वर के साथ उच्चारित होते हैं। किसके साथ होते हैं? स्वर के साथ उच्चारित है, स्वर के साथ बोले जाते हैं, ये अकेले नहीं बोले जाते। और ये क्या है? स्वतंत्र बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। इसे किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती इनके उच्चारण में। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का हम सहयोग नहीं लेते, लेकिन व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की अति आवश्यकता होती है। बिना स्वरों के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात कि स्वर स्वतंत्र हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। दूसरा अंतर और देखिएगा, स्वर में उच्चारण में जब इसे बोलते हैं, जब इसे उच्चारित करते हैं, उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है। लेकिन व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन में अधिक समय लगता है। कब? जब इनका हमें उच्चारण करते हैं, बोलते हैं इन्हें, कि स्वरों में कम समय लगेगा क्योंकि तो स्वतंत्र है, अकेले हैं। और जो अकेला होता है उसे किसी भी काम को करने में ज्यादा समय नहीं लगता, वो अपनी आप गतिशील रहता है, अपनी आप चलता है। लेकिन व्यंजन स्वरों के अधीन है तो इसमें अधिक समय लगेगा, टाइम भी क्या लगेगा? अधिक लगने वाला है। तो पहला अंतर था, स्वर स्वतंत्र हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। इसके उच्चारण में कम समय लगता है और व्यंजन के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। तो ये थे इन दोनों के मुख्य बातें। एक बात और बता देता हूँ, स्वरों को हम मात्रा के रूप में भी लेते हैं। क्या है? मात्रा के रूप में। लेकिन व्यंजनों की मात्रा नहीं होती, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती। व्यंजनों पर मात्रा जब हम लगाते हैं तो हमें स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है। बिना स्वरों के हम व्यंजन पर किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं लगा सकते और ना ही हमें उन्हें शुद्ध रूप में लिख सकते हैं पूर्ण व्यंजन को। तो ठीक है, ये थे 3 मुख्य अंतर। अब देखिएगा स्वर किसे बोलते हैं। स्वर की डेफिनेशन देखिएगा कि वे अक्षर या वर्ण जिन्हें बोलने में दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे मैंने कहा था ना कि स्वरों में किसी भी प्रकार के स्वर की मदद लेने की कोई सहायता नहीं पड़ती, कोई मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये स्वर क्या है? स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र है। इसीलिए इसमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अब जिसमें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं हो वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं भी? वो स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ये बात याद रख लेना। क्या है? डेफिनेशन समझ में आ गई कि स्वर वे अक्षर या वर्ण हैं जिसके बोलने में दूसरे अक्षरों की या वर्णों की, अक्षरों की या वर्णों की कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती। वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। आगे देखिएगा, सब स्वरों की संख्या मैंने बताया था 13 है। अब 13 कौन कौन से हैं देखिएगा। पहले ए होता है, आ,
ई उ ए ऐ ओ औ और ऋषि। मतलब ये 11 स्वर हैं। कुल कितनी है? 13 स्वर। मैंने लिखा ऊपर 13 स्वर, लेकिन ये 11 स्वर है। अब 3 स्वर कौन कौन से हैं? जो आपके 2 स्वर एक्स्ट्रा बच गए वो कौन कौन से हैं? वो एक तो होता है आपका संस्कृत का, एक तो री और एक बड़ी री, इसीलिए ये दोनों में 13 लिखा गया है। लेकिन हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? अभी कुल 11 ही होती है। कितनी होती है? कुल 11। ये बात याद रख लेना। लेकिन ये संस्कृत का लिखा गया कि संस्कृत भाषा में कितने होते हैं? संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 13 स्वर। ये बात भी याद रख लेना कि संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं, और लेकिन हिंदी भाषा में कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ये बात याद रख लेना। जिसमें ए आ ई उ ए ऐ ओ औ और ऋषि हैं। लेकिन संस्कृत भाषा में एक तो दृ स्वर होता है और एक बड़ी री होती है, जिसे प्लुत स्वर बोलते हैं। तो ये है संस्कृत भाषा की बात थोड़ी। चलो अब देख लेते हैं व्यंजन की परिभाषा को, कि वे वर्ण या अक्षर जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। क्या है? कि वे वर्ण या अक्षर है जिसको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, बिना स्वरों के उच्चारित नहीं होते। हमें स्वरों का उच्चारण साथ में लेना ही होगा जब हम व्यंजनों को बोलेंगे या व्यंजनों का उच्चारण करेंगे। तो हमें जिस स्वरों में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो ये बात है, ध्यान रखना। लेकिन स्वर क्या है? स्वतंत्र बोले जाते हैं, और ये स्वतंत्र नहीं बोले जाते। देखिएगा किस तरीके से नहीं बोले जाते, बता देता हूं। जैसे हम सीधा व्यंजन लिखते हैं तो सीधा व्यंजन इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन इसके साथ में स्वर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए स्वर का मेल करेंगे। जैसे मैंने लिखा है कै, और फिर एक स्वर का मेल किया, तब ये क्या हुआ है? पूरा कै बना है, मतलब पूर्ण व्यंजन बना है। अब इसके बिना, ये इस स्वर के बिना ये पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए ये क्या है? इसकी मदद लेनी पड़ती है। किसकी मदद लेनी पड़ती है? ईश्वर की मदद लेनी पड़ती है। ईश्वर के बिना हम इसे नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते शुद्ध रूप में, और नहीं इसका उच्चारण कर सकते। जैसे यहाँ लिखकर जोड़कर बताया गया कि कै में ए जोड़ने से कै तथा खे में ए जोड़ने से खे बनता है। मतलब प्रत्येक वर्ण के साथ में हमें ए स्वर जोड़ना पड़ेगा, तब वो पूर्ण व्यंजन होगा। क्या होगा? पूर्ण व्यंजन। और जब किसी अन्य की मात्रा जो लगानी है तो हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ेगी। स्वरों की मात्रा के रूप में हमें काम लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। क्या है? अपना प्रश्न जो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ही उत्तर देना है। आप पर्सनल रूप व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से कोई जवाब देते हैं तो वो जवाब आपका मान्य नहीं होगा। वह जो जवाब जो है आपका क्या होगा? अमान्य होगा। क्या होगा? अमान्य। और आप का नाम अगले वीडियो में नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि आप उसके कमेंट बॉक्स में नहीं करते, अपना आंसर नहीं देते, आप पर्सनल भेजते हो, जिसे इस आंसरों को जो प्रश्न देता हूँ उसका आप कमेंट में ही लिखते हो उत्तर अपने नाम के साथ। क्या है? अपने नाम के साथ। तभी मैं उसे आप सही मानूंगा, अन्यथा वह अमान्य रहेगा। क्या रहेगा? अमान्य। क्योंकि व्हाट्सएप या अन्य तरीके से जो मैसेज किए जाते हैं उसमें आपका नाम नहीं पता चलता, और इसीलिए मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। वो मेरे पास स्थायी नहीं रहता, क्योंकि स्थायी रहने वाली चीज़ें ही हम नेक्स्ट वीडियो में चढ़ा सकते हैं या आपका नाम डाल सकते हैं, अन्यथा हम नहीं डाल सकते। तो आप याद रखना, आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करना है। बिना कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार का कोई अन्य मैसेज ना भेजें। इस प्रश्न के लिए, अन्य प्रश्नों के लिए आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या भेज सकते हैं, लेकिन जो वीडियो में प्रश्न आ रहा है उसके लिए आपको सिर्फ कमेंट ही करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने
प्रश्न की तरफ है। तो आज का प्रश्न देखिएगा, बड़ा ही रोचक प्रश्न है। क्या है? बड़ा ही रोचक प्रश्न है। तो प्रश्न है कि स्वतंत्र वर्ण होते हैं, मतलब वो वर्ण जो किसी के अधीन नहीं होते, गुलाम नहीं होते, स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है व्यंजन, दूसरा है ईश्वर। पहला है व्यंजन, दूसरा ईश्वर और तीसरा है ए और बे दोनों। मतलब स्वर और व्यंजन दोनों ही क्या है? स्वतंत्र हैं। ये तीसरा ऑप्शन बोल रहा है। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है इनमें कोई भी नहीं, मतलब इन दोनों में ना तो स्वर स्वतंत्र है और ना ही व्यंजन स्वतंत्र है। तो इस तरीके से जो आपका सही जवाब है वो आपको सीधा कहाँ लिखना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट करना है। और आपके नाम के साथ, ये बात याद रख लेना, आपके नाम के साथ ही कमेंट करना है, सीधा कमेंट मत कर देना। क्योंकि YouTube जो चलता है वो एक ईमेल आईडी के थ्रू चलता है, जो किसी की भी हो सकती है, लेकिन आप आंसर देते हो आपके नाम के साथ ही देना, जिससे आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में मिल सकता है। अब देखते हैं पिछले वाले प्रश्न का जवाब क्या था। क्या था पिछले वाले प्रश्न का जवाब? तो पीछे हमारा प्रश्न था कि व्याकरण शब्द बना है, मतलब व्याकरण में कौन कौन से शब्द थे जो जिससे मिलकर बना है। तो मैंने बताया था वीडियो के अंदर कि व्याकरण शब्द में दो उपसर्ग हैं। क्या है? दो उपसर्ग। अब इसमें देखिएगा उपसर्ग नहीं है, तो ये प्रश्न हमारा गलत हो गया, व्या प्लस करण। अब इसमें वी प्लस आकरण, इसमें उपसर्ग ये भी है और उपसर्ग ये भी है, लेकिन ये साथ में जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं लिखा हुआ, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। और ये देखिएगा वी प्लस आकरण, अब हमेशा याद रखना उपसर्ग में कभी भी बड़ी मात्रा नहीं आती, तो ये भी क्या है? गलत है। अब ये देखिएगा वी प्लस आ प्लस करण, तो ये हमारा श ऑप्शन क्या था? राइट था, वी प्लस आ प्लस करण। इन दोनों सभी से मिलकर व्याकरण शब्द बना है। अब वी प्लस आ उपसर्ग है और ये शब्द है, जिससे व्याकरण शब्द शुद्ध रूप में बना है, जिसका अर्थ ही हमें क्या है? शुद्ध करना या शुद्ध बताना। तो चलो देखते हैं कि किन किन लोगों ने इसका जवाब दिया है। तो देखिएगा आगे स्लाइड के अंदर जिन जिन लोगों ने आंसर दिया है उसका नाम